बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, कल जो मैंने बात की थी उसमें इजाज़ो इख्तसार ये क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा इजाज़ो इख्तसार में लिखी गई मसनवी गुलज़ार नसीम है। मैंने ज़हर इश्क धोखे से बता दिया था, चूँकि ज़हर इश्क भी लखनऊ दबिस्तान की है और गुलज़ार नसीम जो है लिखी हुई वो भी दबिस्तान लखनऊ की है। और दबिस्तान लखनऊ की जो शायरी है उसकी खूबी इजाज़ो इख्तसार है। और अगर सिन्फ़ में पूछा जाए तो ये इजाज़ो इख्तसार का अंदाज़ जो है वो गज़ल का अहम है, गज़ल में माना जाता है। आज का जो पहला सवाल है, जहाँ से छोड़ दिया था, छूट गया था, वहाँ से आप बात करेंगे कि जुरात कहाँ पैदा हुए थे। यहाँ से आपका आंसर सवाल शुरू होता है। आपको सभी को जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी के, कुछ ही बच्चे हैं जिनके क्वेश्चन अगर 25 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन 21 ख़राब वो सही हो रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं 20 में, तो आप अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, ये बात समझ लीजिए। 20 में 25 क्वेश्चनों में 1 या 2 क्वेश्चन तो चल सकता है। चूँकि 125 क्वेश्चनों का एवरेज आप देख लीजिए, अगर हर 25 क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो टोटल 125 में कितने हो जाएंगे। तो 125 अगर क्वेश्चन है तो 25 यानी 100 ही क्वेश्चन आपसे सही होने वाले हैं। जबकि टीजीटी में आपका सिलेक्शन के लिए 110 मिनिमम क्वेश्चन होना ही चाहिए। आप कमज़ोर हैं, इसको बैठा लीजिए दिल में। इसीलिए मैंने ये शेर कहा था कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, बाद में रोने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। आज का जो पहला सवाल था इसका आंसर उम्मीद करता हूँ सभी ने सही दिया होगा। तो ये पैदा जो हुए थे जुरात, वो अहमदाबाद आपका सही होना चाहिए। यहाँ से आपका आंसर होगा सेकेंड। उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। अगला सवाल है, शेरुल अज़्म का मुसन्निफ़ कौन है। शेरुल अज़्म पे बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। शेरुल अज़्म के बारे में तमाम मोटी मोटी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम हैं, और नहीं मालूम हैं तो आप अच्छे से इनके बारे में मालूम कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है शेरुल अज़्म। पहली बात तो ये याद रहे शिबली के बारे में इनके उस्ताद कौन थे, तो याद रखने इनके उस्ताद जो है वो फ़ारूक चिड़ियाकोटी का नाम आपको याद रहे। इनके वालिद का नाम आपको याद रखना है शेख हबीबुल्लाह, ये आपको याद रखना है। यही हबीबुल्लाह ही जो है वो घरेलू नाम था मोमिन का, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे शिबली का लिखा हुआ अरबी कसीदा जो है वो लिखा था इन्होंने किसकी शान में, अगर पूछा जाता है तो अरबी में लिखा है कसीदा इन्होंने, और सर सैयद की शान में लिखा है, ये भी याद रखिएगा। कब लिखा है तो 1881 में लिखा है, ये आपको जहन में रखना चाहिए। अच्छा, शिबली की अहम तसानीफ़ों में अल-गज़ाली सबसे अहम मानी जाती है। और दूसरी चीज़ अल-गज़ाली का याद रखना, ये कब शाया हुई तो 1902 में ये शाया हुई, जब पंडित रतन शरसार का इंतकाल हुआ, और 2 में ये शाया हुई है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा ये कानपुर से शाया हुई थी। तो शिबली के बारे में इतनी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपका आंसर सही हुआ होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, ये शेरुल अज़्म कितनी जिल्दों में है तो 5 जिल्दों में है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। शेरुल अज़्म कितने जिल्दों में है तो 5 जिल्दों में। अच्छा, शिबली की जो तनकीदी ये किताब जो शेरुल अज़्म है, इसको तक मुकम्मल किसने किया है तो सैयद सुलेमान नदवी ने इसको मुकम्मल किया था, ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। अच्छा, शिबली से मुतालिक एक और सवाल बनता है, तारीख़ का मौल्लिम इनको कहा जाता है। तहक़ीक़ का मौल्लिम किसे कहा जाता है, मैंने बताया था महमूद शिरानी को। और तारीख़ का मौल्लिम शिबली नौमानी को कहा जाता है। मकालाते शिबली जो है पूछा जा सकता है इनके कितने जिल्दों में है, तो मकालाते शिबली जो है वो 8 जिल्दों में है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। आपके कमेंट आते हैं कि सर उसमें 50 क्वेश्चन लिखे होते हैं, आप 25 क्वेश्चन करा देते हो और 50 बता देते हो। आप टोटली एनालिसिस कीजिए, 50 से कई ज़्यादा क्वेश्चन हम करा देते हैं। डिटेल बताने के लिए क्वेश्चन कम लेते हैं और डिटेल ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। दरियाए लताफ़त आसान सा सवाल है। तो ये है क्या है, कवायद है, किसकी है तो ये लिखी हुई है इंशा अल्लाह खान इंशा की।
अच्छा, इंशाअल्लाह खान इंशा के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको और भी अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे ये पैदा कहाँ हुए थे, तो मुर्शिदाबाद में कई बार बात कर चुके हैं। 1752 में पैदा हुए, इंतकाल 1817 में इनका हुआ था। लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह के वालिद माशाअल्लाह। दूसरी चीज़ याद रखना है कि मुसाफ़ी और मिर्ज़ा अज़ीम बेग से इनकी अदबी चश्मक थी, ये भी आपको याद रखनी है। अज़ीम बेग थे, मिर्ज़ा अज़ीम बेग और साथ साथ में मुसाफ़ी, इन दोनों से अदबी चश्मक इनकी थी। एक चीज़ और, इंशा जो है वो लखनऊ किस बादशाह के अहद में गए थे, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। तो आसिफुद्दौला का नाम याद रखिएगा। ऐसे ही मीर से मुतालिक, मीर लखनऊ गए थे किसके, तो आसिफुद्दौला। अगर मीर फैज़ाबाद किसके दौर में गए थे, तो वो शुजाउद्दौला। ये बातें अलग अलग तरह से आपको याद रखें। अच्छा, इंशा का दीवान कितने वर्ष की उम्र में मुकम्मल हो गया था, तो ये 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपना दीवान मुकम्मल कर लिया था, ये भी याद रखने वाली बात है। तो दरियाए लताफ़त कब की है, 1802 की है, ये याद रखिएगा। 1802 में दरियाए लताफ़त लिखी गई है, ये जहन में रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह खान इंशा की किताब। रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखी गई है। अच्छा, दूसरी चीज़, मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी को मुरत्तिब किया है, ये आपको जहन में रखना चाहिए। और कब किया है, तो 1933 में, 1833 नहीं, 1933 में किया था, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, इम्तियाज़ अली अर्शी के मुताबिक जो है दास्तान रानी केतकी की कहानी कब लिखी गई, तो 1808 में लिखी गई है। वैसे रानी केतकी की कहानी 1803 में है, लेकिन अगर कहीं स्पेशली पूछ लिया गया कि इम्तियाज़ अली अर्शी के मुतालिक बताइए कब उन्होंने माना है, कब लिखी गई है, तो 1808 में लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। फ़ानी का पूरा नाम क्या है, फ़ानी बदायूनी के बारे में देखिए। फ़ानी बदायूनी जो हैं उनके बारे में, उनका पूरा नाम, तो पूरे नाम फ़ानी बदायूनी के ही नहीं बल्कि और भी जो शायर हैं उनके बारे में आपको पूरे नाम याद ही होने चाहिए। फ़ानी बदायूनी के अलावा नहीं, अलावा और भी जो शायर हैं उनके भी आपको याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ सब याद भी होंगे। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आपका आंसर सही होगा शौकत अली ख़ान। अब दूसरी बात याद रखिएगा, फ़ानी का जो है ताल्लुक़ किस कबीले से था, ये सवाल इससे बनता ही रहता है फ़ानी से। तो याद रखना, यूसुफ़ ज़ई नाम का जो अफ़गानों का कबीला था वहाँ से था, ठीक है। यूसुफ़ ज़ई जो थे अफ़गान, उनका जो था उम्र खैल, उससे ताल्लुक़ इनका था, ये याद रखने वाली बात है। फ़ानी बदायूनी ने पहली गज़ल 1890 में कह दी थी और 1898 में इन्होंने अपना दीवान मुकम्मल कर लिया था। दूसरी चीज़, फ़ानी ने मिल्टन, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, मिल्टन की किस नज़म का तर्जुमा उर्दू में किया था, तो कॉमस नाम की एक नज़म थी, कॉमस जो होता है उस नाम की नज़म को इन्होंने मिल्टन की थी, उसको उर्दू में तर्जुमा किया था। एक चीज़ और याद रखने वाली, जब इतनी बात की है, अच्छा एक चीज़ ख़ास जो चीज़ें में है उनमें देखो, इनके जो 4 दीवान हैं उनकी तरतीब बहुत बार पूछी गई है, और ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है जब इसकी तरतीब पूछते हैं, तो आपको तरतीब याद रहनी चाहिए। दीवाने फ़ानी, वाक़ियात फ़ानी, पहले दीवाने हुए, फिर वाक़ियात इनके बन गए, उसके बाद में इरफ़ानियात फ़ानी, फिर इनका आखिर में जो है वो बजदानियात फ़ानी है। ये आपको इस तरीके से याद रखना चाहिए। रिसाला इन्होंने तस्नीम निकाला था, वो तो आपको मालूम है। कुल्लियात इनकी जो है वो 1984 में शाया हुई थी, बहुत बाद में। इतनी काफ़ी चीज़ें हैं। अगला सवाल देखिए, जदीद तरक्की पसंद की तवज्जो है, किसने कहा, तो ये कॉल आपको बताना है कि जदीद तरक्की पसंद की तवज्जो किसने कहा है। जदीदियत तरक्की पसंद की, जदीदियत जो तहरीक थी वो तरक्की पसंद की तवज्जो से आई है, ये बात किसने कही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही होना चाहिए। तो आपका आंसर सही होगा वहीद अख्तर, आपका आंसर सही होगा सेकंड, ये आपका आंसर सही होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है सबसे पहले साहिब दीवान शायर आपको बताना है। आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को माना जाता है, उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम ही होगा। आसान सा सवाल है, और कुली कुतुब शाह की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, बस इसने और जो तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, मानी इसने तखल्लुस इस्तेमाल किया है, जो है तुर्कमान इसने तखल्लुस इस्तेमाल किया है, ये सब कुली कुतुब शाह के हैं, ये याद रहेंगे। आगे देखिए,
सवाल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम पर कौन सा नावल। देखिए ऑडियो बुक जो मैंने आपके सामने पेश की थी उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम पे लिखे हुए तमाम नावलों पे मैंने बात की है, उसको जा कर के एक बार सुनिएगा। ऑडियो बुक बनाई इसीलिए 4 वीडियोस में आ चुकी हैं और भी अभी आएंगी, और टॉपिक वाइज तो वो याद कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें आंसर आपका सही होगा। आंगन, आंगन है, रामानंद सागर का इंसान मर गया है, और इसके साथ साथ में और भी बहुत से नावल हैं जो मुझको इस टाइम जहन में नहीं आ पा रहे हैं। इबलीस हंसा है, ये और भी कई नावल हैं जो तकसीम पे लिखेंगे, ख़ास तौर से वो याद रखने चाहिए नावल। उनसे पूछते हैं। सवाल है उर्दू अफसाना जो है बजूका का में होरी का किरदार किस मुसन्निफ़ ने पेश किया। तो ये सीधी बात सही बात है कि ये बजूका किसका लिखा हुआ है अफसाना। अगर आपको यही याद रहता है तो सबसे सरल बात यही है कि आप आसानी से बता ही देंगे कि ये जब अफसाना पता है आपको तो बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अगर सही नहीं हुआ है तो सही कीजिए। सुरेंद्र प्रकाश का नाम याद रखिएगा। अच्छा, बालकनी सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना भी आता है, कहीं कहीं कृष्णचंद्र का भी आता है, बट कृष्णचंद्र का भी है शायद, और बालकनी इसका सुरेंद्र प्रकाश का तो है ही। सुरेंद्र प्रकाश ने जो अयोध्या में मामला हुआ था बाबरी मस्जिद के ढाने का, तो उसको लेकर के उस मुद्दे पे लिखा हुआ है बालकनी, जहाँ से वो बैठ करके नज़ारा देख रहा है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ है इसके बारे में जो बात कर रहे हैं सुरेंद्र प्रकाश का, तो देख ही लीजिए 1930 में ये पैदा हुआ था, ये याद रखने वाली बात है। पैदा कहाँ हुआ है तो लाइलपुर पंजाब में ये पैदा हुआ है। 2002 में इसका मुंबई में इसका इंतकाल हुआ है। असल नाम इसका सुरेंद्र कुमार ओबराय माना जाता है। और ही साथ साथ में इसके बारे में याद रखिएगा, सुरेंद्र प्रकाश जो हैं उनके वालिद का नाम याद रखिए, कृपाराम जो है वो इनके वालिद का नाम है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। पहला अफसाना इसका लिखा हुआ देवता है। दूसरी बात इसके बारे में याद रखिए, इसका जो सबसे पहला सुरेंद्र प्रकाश का जो नामुकम्मल नावल है तो वो सबसे किस में शाया हुआ था ये पूछा जा सकता है, तो मुंबई में से एक रिसाला निकलता था शायर, थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ, शायर एक निकलता था, तो उसमें ये इसका नामुकम्मल नावल किस्तों में शाया हुआ था शायर में, और नावल का नाम था फसान। तो यहाँ से आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, बाज़ गोई जो है इसका अफसानवी मजमुआ है सुरेंद्र प्रकाश का, जिसमें 12 अफसाने हैं। इसका पेश अल शमसुल फारूकी ने लिखा है, 1988 में ये आया है। इतना काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ आगे देखिए। सबसे पहला अखबार किसने निकाला है, तो ये एक आसान सा सवाल है, इसको आगे लगा करके आगे बढ़ जाइए फ़ौरन। अगला सवाल देखिए, इसमें से किसको कसीदे का अजीम शायर माना जाता है। कसीदे का अजीम शायर, तो इस पर कई बार बात कर चुके हैं। इसमें से कौन है जो कसीदे का बहुत ही बड़ा शायर माना जाता है। देखिए, फ़ारसी के कसीदा को शायरों के नाम यहाँ पे रख दिए हैं, इसीलिए कहते हैं अंग्रेज़ी और फ़ारसी के भी अदब पर थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। उनसे भी उठा करके ये सवाल रख देते हैं, मर्ज़ी की बात है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा अनवरी। अनवरी हैं, खाकानी भी हैं, लेकिन खाकानी का नाम यहाँ नहीं दिया, अनवरी का नाम दिया है। और अनवरी खाकानी को पीछे कर देते हैं अपनी उर्दू कसीदा गोई के ज़रिए सौदा, ये बात कही गई है कई बार। इकबाल ने किस फ़ारसी शायर के साथ जावेद नामा में इफलास की शेर की। तो जावेद नामा इन्होंने जो लिखा है अपने लड़के के लिए डिवाइन कॉमेडी के जवाब में लिखा हुआ है। तो इसमें किसके साथ, रोमी के साथ इन्होंने इफलास की शेर की है, ये याद रखिएगा। सवाल है सादी और हाफिज़ का वतन एक है, वो कौन सा है। तो ये कहाँ के हैं, हाफिज़ और सादी, तो ये शिराज़, याद रखिएगा। आपका आंसर सही होगा 4। इस तरह से सभी के आंसर एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, महाभारत का ताल्लुक़ किस सिन्फ से। अब देखिए, महाभारत का पहली बात तो क्या ये है, ये नसरी दास्तान है, लिखी हुई किस में है, संस्कृत में। तो नसरी धारा भरत मुनि ने महाभारत जो है वो भरत मुनि की लिखी। भरत मुनि की नहीं है भाई, देखो जहन में नाम निकल गया। तो महाभारत जो है, महाभारत का ताल्लुक़, तो इसमें जंग का बयान किया गया है, तो जंग के लिहाज से आपका क्या होगा, रज़मिया होगा। आपका आंसर फर्स्ट सही हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सब जंग है, पांडव और कौरवों की जंग का बयान किया गया है। तो यही पांडवों और कौरवों की जंग, और इसी तरह से जो मुस्लिम मज़हब में जंग बदर हुई है, इन्हीं दोनों का आपस में तस्बिया और इस्तारा बना करके अपने कसीदों में इस्तेमाल किया है मोहसिन काकूरी ने, ये भी याद रखिएगा।
अगला आगे देखिए, तो सवाल है कुल्लियात नहीं कलकत्ता, ओ सॉरी, कलीता और दमना सबसे पहले, यह देखिए यहाँ से ये तसनीफ़ है, कलीता और दमना सबसे पहले किस ज़बान में लिखी गई। इसके ज़बान से भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये किस जो है किस में लिखी गई होगी। तो कलीता और दमना जो है दामुना होता है दरअसल। तो आपका आंसर सही इसमें क्या होगा, संस्कृत, संस्कृत की यह तसानीफ़ में आता है। आगे है लिसानुल गैब का लक़ब किस शायर के लिए मखसूस है। तो दूसरी चीज़ याद रखिए कि ऑडियो बुक में सारे जो लक़ब हैं किस शायर का कौन से वो भी मैं पेश कर चुका हूँ, वहाँ से जाकर के सुनिए हर किसी के बारे में, जितने भी ऑप्शन आपको वहाँ मिलते हैं वो सब अच्छे से रट डालिए। अच्छा, मैं इतनी चीज़ें 25 क्वेश्चन लाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ तो आपने लगा दिया बस छुट्टी हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि जितने क्वेश्चन हम बताते हैं वो आपको डेली के डेली रटने हैं, उनमें से बाद में कभी भी पूछा जाए तो आपके गले नहीं होना चाहिए। आप अगर सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू याद नहीं हो रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, जो भी 60 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ये 60 के 60 क्वेश्चन रोज़ रटने हैं। इनमें से जो क्वेश्चन नहीं पता है उनको नोट करके रट डालना है, तब फ़ायदा मिलेगा, वैसे नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर होगा हाफिज़। 4 आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल है फ़ारसी तनकीद पर पहली किताब कौन सी करार दी जाती है। तो फ़ारसी, उम्मीद करता हूँ फ़ारसी सबसे पहली किताब कौन सी है। आपका सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखो ये शेरुल आजम तो सिबली की है, सभी को मालूम। ये दकाइकुल शहर फ़ी दकाइकुल शहर फ़ी शेरुल, याद नहीं आ रहा इसका नाम पूरा। तो खैर इसमें क्या होगा, आपका आंसर सही फ़ारसी की जो किताब है वो आपको बतानी है। आपका आंसर है काबूसनामा, जो है सिकंदर काबूस की लिखी हुई जो किताब है वही किताब उर्दू फ़ारसी की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है। बाकी ये 4 मकाला, ये दोनों, ये भी फ़ारसी की है, ये 4 मकाला अरबी की है, ये याद रखिएगा। ये रशीदुद्दीन बतवात की है, दकाइकुल शहर फ़ी, आगे नहीं याद आ पा रहा मुझको, तो याद रखिए फ़िलहाल ये रशीदुद्दीन बतवात की है। अगला सवाल है अहद जाहिलियत, जो अहद जाहिलत थी उसमें सबसे बड़ा मकबूल शायर कौन था। तो जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का शायर पूछना चाह रहे हैं ये। तो उनसे पहले का जो दौर था अरब का, वो जाहिलत का दौर था। यहाँ पे जो शायर दिए हैं तो इमरुल कैस का नाम याद रखिए, कैस माने होता है मजनू। तो इमरुल कैस जो है ये अहद जाहिलत का शायर था। ये अरब में जब था तो औरतें वहाँ की जब पानी लेने या नहाने जाती थी, अपने कपड़े उतार के रखती थी, उनके कपड़े उठा करके, जैसा हमारे वहाँ कैरेक्टर कृष्ण जी का मिलता है वैसे ही सेम शेर व शायरी में ये इमरुल कैस का माना जाता है। ऐसे ये औरतों के कपड़े उठा ले जाता था नहाते टाइम के, जो वो तालाब या झील में नहाती थी। इस तरह से ये इमरुल कैस को आपको याद रखना, और ये हुस्न व इश्क का बहुत बड़ा शायर है अरबी का। अगला सवाल है संस्कृत की किस किताब में रस का नज़रिया पेश किया गया है। तो किस किताब में रस का नज़रिया पेश किया गया है। देखिए रामायण में क्या है, राम की सुजात का मामला बयान किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम ने क्या बयान किया गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये लिखी हुई कालिदास की किताब है, पहली बात तो याद है। और इसमें संभोग की कहानियाँ बयान की गई हैं। प्रेम में जो है शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाना नाजायज़ माना जाता है, बट आज से मतलब 2300-2400 साल पहले भारत इतना डेवलप था, इसलिए विश्व गुरु कहा जाता था, उसको गलत नहीं मानते थे। जैसे आज भी अंग्रेज़ों में या फॉरेन कंट्री हैं उनमें इसको गलत नहीं मानते, शादी से पहले सब कुछ करो। यही चीज़ का बयान किया गया है अभिज्ञान शकुंतलम और काम सूत्र में, इसने कालिदास ने। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार का शायर है। आगे देखिए दूसरी चीज़ क्या है, नाट्य शास्त्र, ये है, इसमें भरत मुनि ने रस का नज़रिया पेश किया है। 8 रस हैं, ये याद रखिए। महाभारत मैंने बताई थी, कृष्ण जी ने जो जंग लड़ी थी उसका वर्णन रज़मिया है। ये दोनों, रामायण भी रज़मिया है और उसका क्या नाम जो है महाभारत भी रज़मिया है, ये भी याद रखिएगा। और ये संस्कृत में हमने तुमको बता ही दिया है ये क्या है मसला इसमें। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नाट्य शास्त्र में शायरी की कैफियत को बयान किया गया है। शायरी में जब जो शायर शायरी करता है तो उसकी कैफियत, हालात क्या होते हैं,
करुण रस है, वीर रस है, विवस्त्र रस है, ये तमाम रस इसमें बयान किए गए, 8 हैं रस। अगला है सूफ़ी। शम्स तबरेज़ किस अजीम शायर के रहनुमा उस्ताद थे? आप भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए। तो ये किसके थे? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर तो एकदम बिल्कुल राइट होना चाहिए। तो इसमें मौलाना रोम का नाम आपको याद रखना है, 4 नंबर आंसर आपका सही होगा। और मौलाना रोम किसके उस्ताद हैं? इकबाल के, ये याद रखिएगा। अगला है सवाल, कौन सा फ़ारसी शायर अपनी रुबाइयों की वजह से मकबूल है? इनमें से फ़ारसी शायर बताना है जो अपनी रुबाइयों के लिए मशहूर है। आजा तुझ पर लिखूँ रुबाई बनकर मैं ख़य्याम और जानम तुझे सलाम। ये देखिए, यहाँ से उम्र ख़य्याम का नाम याद रखिएगा। ये रुबाई के लिए ही मशहूर हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने रुबाइयाँ लिखी हैं फ़ारसी में। अच्छा, उमर ख़य्याम, ये वो ख़य्याम फ़ारसी का शायर है, और ख़य्याम एक संगीतकार भी है जो बहुत बड़ा संगीतकार है, जिसने उमराव जान नदा वगैरह का सारा का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो दिया है। तो ये भी याद रखना, वो भी बहुत बड़ा शायर भी और म्यूज़िशियन भी है। अगला सवाल है, शाहनामा किसकी लिखी हुई किताब है? तो किसको नहीं मालूम है शाहनामा किसकी लिखी हुई है? फरदौसी की लिखी हुई है, और इसमें एक शेर पर 1 दिनार देने का वादा किया गया था गजनबी के ज़रिए। आगे है, रुस्तम किस मसनबी का किरदार है? तो रुस्तम सोहराब, याद रखिएगा। नाटक आपका अगर पूछा जाता है किसका है ड्रामा, तो आगा हाशिर काश्मीरी का है, आगा हाशिर काश्मीरी का नाम याद रखिए। लेकिन रुस्तम सोहराब जो है वो ड्रामा उन्होंने लिखा कहाँ से है? तो रुस्तम और सोहराब ये बाप बेटे हैं और एक दूसरे को कत्ल करने के लिए जंग लड़ते हैं। तो शाहनामा जो है फिरदौसी का लिखा हुआ, उसमें फ़ारसी में ये मसनबी टाइप की लिखी गई है, उसी को बाद में ड्रामा की शक्ल में, इसी रुस्तम सोहराब वाली मसनबी को ही ड्रामा की शक्ल में आगा हशर काश्मीरी ने लिखा है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम का तर्जुमा उर्दू में किसने किया है? तो इसमें किसने किया है उर्दू में तर्जुमा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो कुदसिया ज़ैदी का नाम याद रखिएगा। जो मिजाज से थोड़ा रोमांटिक और खुले माइंड का होता है, वही ऐसी किताबों का तर्जुमा भी करने में सक्षम हो सकता है, वही कर भी सकता है। तो कुदसिया ज़ैदी ने जो है वो इसका तर्जुमा किया था। उम्मीद करता हूँ सारे आंसर आपका सही हो रहे होंगे। आज का अगला सवाल है, गालिब ने किस फ़ारसी शायर की रविश अपने उर्दू कलाम में इब्तदा की है? तो यानी अपनी उर्दू शायरी में किस फ़ारसी शायर की रविश को इस्तेमाल किया है गालिब ने? तो गालिब का जहाँ नाम आए वहाँ वेदिल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये वेदिल हैं, इन्होंने ही, इनकी ही फ़ारसी शायरी का जो अंदाज़ था वो उर्दू शायरी में गालिब ने इस्तेमाल किया है। गालिब के बारे में और भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है, सरापा का इस्तेमाल किस सिनफ में होता है? तो सरापा सभी को मालूम है किसका इस्तेमाल किस में होता है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप फिर बहुत ख़राब स्थिति में है। आपका आंसर सही होगा मसनबी। सरापा है, फिर चेहरा है, फिर रुखसत है, फिर आमद है, इस तरह से फिर रजस है, हाँ ये जंग है, और आखिर में शहादत है, फिर बीन। ये सब तरतीब बार आपको ऐसे ही याद होने चाहिए जिस तरह से मैंने आपके सामने बताए हैं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि पूरी ताकत लगा दीजिए, एग्ज़ाम आपका किसी दिन भी डेट क्लियर होने वाली है, और यकीन जानिए इस अप्रैल के महीने में आपके पास डेट आ जाएगी, और डेट जहाँ से आएगी वहाँ से आपको मांग हो रही है 60 दिन का टाइम दिया जाए, कम से कम 60 दिन पहले डेट अलर्ट की जाए। तो अगर ये एग्ज़ाम आपका जून में है, 28 जून या 30 जून में जो भी होने को सोच रहे हैं, ये 28 जुलाई को, तो आपके पास इधर अप्रैल में ही अलर्ट देंगे डेट, और आपको 2 ही महीने का टाइम लगभग मिलेगा। खैर, यहाँ तक अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हुए हों बताए हुए मेरी तरफ से, ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई भी मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। जिन बच्चों ने कमेंट किया था कल मुझसे जो गलती हुई उसको मैंने देखा था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चनों को ज़रूर पकड़िएगा, मुझे अच्छा लगता है जब क्वेश्चन आप पकड़ते हैं। चूँकि गलती क्या है, ये जब इतनी चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। फिर भी कोशिश करता हूँ कि कम से कम गलतियाँ रहें।